अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेट, लेट्स गेट इनटू टुडेज लेक्चर। तो हम कहते हैं कि एक पेरेंट क्लास है, उससे एक चाइल्ड क्लास एक्सटेंड हो रही है। हम ये वर्ड यूज करते हैं इनहेरिटेंस के दौरान, ठीक है, कि चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रही है पेरेंट क्लास को। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने लाइन बोली है कि चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रही है पेरेंट क्लास को, ये कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। पास UML, सिंपली अगर हम UML को देखें, ठीक है, तो UML की कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। बेशक UML एक स्टैंडर्ड है, मगर UML की कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अब उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए सबसे पहला जो काम हमने किया, वो हमने काम क्या किया, हमने कहा हम UML प्रोफाइल्स बना देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अपना कोड रिट्रीवल कर सकें, ठीक है। हमने कहा UML प्रोफाइल की सपोर्ट हमने दे दी, ठीक है। स्टिल बहुत सी चीज़ें, फीचर्स ऐसे हैं जिनको हम लोग कोड नहीं कर सकते या हम ऑटोमेशन की तरफ नहीं जा सकते। तो कुछ एक्सटेंसिबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं UML की लिमिटेशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। UML की लिमिटेशन क्या है कि हर चीज UML में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, हर चीज डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, ठीक है। कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो हम लोग डायग्रामिंग के थ्रू नहीं बता सकते कि यहाँ पर ये कंडीशन लगी हुई है, यहाँ पर ये ID फैच हो रही है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोग UML के अंदर या डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने डिजाइन के मॉडल के अंदर। ऐसे केस में हम क्या यूज करेंगे, हम एक्सटेंसिबिलिटी मैकेनिज्म यूज करेंगे। जब भी ये वर्ड आएगा तो आपने याद रखना है, जब भी ये वर्ड आएगा तो आपने याद रखना है इनहेरिटेंस की बात हो रही है, एक्सटेंड से, ठीक है। तो इनहेरिटेंस की बात हो रही है, आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है, कि इनहेरिटेंस की बात हो रही है। अब ये जो तीन एक्सटेंसिबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं, ये टोटल 3 हैं, ठीक है, जिनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहला है स्टीरियोटाइप, ठीक है, दूसरा है टैग्ड वैल्यूज और तीसरा है कंस्ट्रेंट। ये पहला लिखा हुआ है, ये दूसरा लिखा हुआ है और ये तीसरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप, टैग्ड वैल्यूज और कंस्ट्रेंट, ये 3 है हमारे पास, ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी के मैकेनिज्म। स्टीरियोटाइप बच्चों क्या होती है, स्टीरियोटाइप बेसिकली इसको हम इस टर्म्स में ले सकते हैं कि एक पेरेंट क्लास है, उसकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है, मगर आप लोगों को ये भी पता है कि चाइल्ड का फर्दर चाइल्ड बन सकता है या नहीं बन सकता, बन सकता है। मगर यहाँ पे अगर हम लोग स्टीरियोटाइप की बात करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि फर्दर चाइल्ड नहीं बन सकते होते स्टीरियोटाइप्स में, ठीक है। एक स्टीरियोटाइप दूसरी स्टीरियोटाइप में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बेसिकली स्टीरियोटाइप का आप जो टर्म्स में, जिस टर्म्स में इसको समझेंगे तो आप कहेंगे कि ये एक प्रोफाइल क्लास होती है जो कि एक्सटेंड करती है एक मेटा क्लास को। अब मैं वर्ड्स कौन से यूज कर रही हूँ, प्रोफाइल और मेटा। मैं यहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड यूज नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत बेसिक C++ नहीं पढ़ रहे, ठीक है, इस वजह से मैं ये वर्ड यूज नहीं कर रही। तो चाइल्ड क्लास को हम क्या कह रहे हैं, प्रोफाइल क्लास, और जो पेरेंट क्लास है उसको हम क्या कह रहे हैं, मेटा क्लास, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप बेसिकली एक प्रोफाइल क्लास है जो कि एक पेरेंट क्लास यानी कि मेटा क्लास से एक्सटेंड हुई हुई है, ठीक है। अब फर्दर ये एक स्टीरियोटाइप से फर्दर एक्सटेंशन नहीं हो सकती, यानी कि इसमें फर्दर इनहेरिटेंस नहीं हो सकती, तभी हम लोग स्टीरियोटाइप्स बनाएंगे, जहां पे हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट करना होगा कि फर्दर चाइल्ड्स या फर्दर इनहेरिटेंस ना हो सके, एक प्रोफाइल की दूसरी प्रोफाइल क्रिएट ना हो सके। ऐसे केस में हम लोग स्टीरियोटाइप्स की तरफ जाते हैं और इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टैग्ड वैल्यूज। ये क्या होते हैं, ये भी एक एक्सटेंसिबिलिटी मैकेनिज्म है। इनहेरिटेंस जब हम लोग कर रहे होते हैं तब हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। UML के अंदर जो है वो कुछ मतलब के ना एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं हम लोग, जब हम लोगों ने कुछ परमिशंस देनी हो, परमिशंस को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते UML के अंदर, ठीक है। तो कुछ हमने इंफॉर्मेशन को परमिट करना हो, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को भेजना हो, ठीक है, ऐसे केस के अंदर हम लोगों के पास UML में कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, कोई शेप्स नहीं है जिनमें हम इस इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर सके जो हम लोगों ने भेजनी होती है, ठीक है। और ये मैंडेटरी नहीं होती कि हर वक्त ही भेजनी है, कभी कुछ स्पेसिफिक केसेस के अंदर हमें कोई इन्फो पास करनी पड़ती है, हर केस में पास नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो इस जब ये वाली कोई कंडीशन मीट होगी, जब हमें कोई इन्फो पास करनी होगी किसी स्पेसिफिक केस के अंदर, तो हम टैग्स यूज करेंगे या टैग्ड वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है।
तो टैग्स क्या होते हैं बच्चों बेसिकली ये होते हैं की और वैल्यू के कुछ पेयर्स होते हैं, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स यानी कि बेसिकली आप कोई की भेजेंगे, साथ आप उसको एक वैल्यू भेज देंगे, ठीक है। जैसे सिंपल हम वेरिएबल पास करते हैं, कोई भी की होगी, सपोज की है, अभी के लिए हमारी की है 1, ठीक है। कि सपोज हमारे पास है 1 और हम लोगों ने कह दिया जो साथ हमने वैल्यू पास करनी है वो कोई भी इन्फो हो सकती है, वो कोई भी मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो हम इस तरह से एक टैग्ड वैल्यू भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई भी मैसेज, हमारा रैंडम मैसेज हो सकता है, ठीक है। तो टैग्ड वैल्यूज की समझ आ गई कि वैल्यू पेयर होते हैं, ठीक है। और ये जो टैग्ड वैल्यू होती है ये अटैच हुई हुई होती हैं मॉडल एलिमेंट के साथ। टैग्ड वैल्यूज मॉडल एलिमेंट्स जो होते हैं, हमारे मॉडल एलिमेंट्स यानी कि मॉडल के फर्दर मॉडल के अंदर जो कुछ स्पेसिफिक उसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मॉडल किन से बनता है? मॉडल एलिमेंट से बनता है, ठीक है। तो मॉडल एलिमेंट्स के साथ अटैच हुए होते हैं ये टैग्ड वैल्यूज, ठीक है। और इसके जरिए हम पास क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह अगर हमने पास करनी हो तो हम पास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या है? ये बेसिकली कंडीशन होती हैं, ठीक है। कोई भी कंडीशन या कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगानी हो, ठीक है। कोई भी अपने मॉडल एलिमेंट के ऊपर आपने कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है सिमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि मीनिंगफुलनेस के लिए या किसी भी लिहाज से आपने कोई कंडीशन लगानी है जो कि आपके कोड को थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं हमने इस पे कंस्ट्रेंट लगाए हुए हैं, कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं, कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। एक्सेस देने के लिए भी आप कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी आप कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रेंट क्या होते हैं बच्चों? कंडीशंस होती हैं कुछ जो कि हम अपने मॉडल एलिमेंट्स के ऊपर, अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब बच्चों एक ओवरऑल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कंस्ट्रेंट की, ताकि आपको कुछ समझ आए। सपोज अगर मैं अपने मॉडल के ऊपर या अपने डिजाइन के ऊपर ओवरऑल एक कंस्ट्रेंट लगा देती हूँ ट्रू का, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सपोज मेरा एक बार मॉडल जब मैंने कंप्लीट कर लिया तो वो उस पर कंडीशन लगी हुई है कि इसको ट्रू होना चाहिए। ट्रू कैसे होगा? सारी चीजें चेक होंगी, कोई शेप इसने एक्स्ट्रा तो यूज नहीं कर ली जो कि यूएमएल ने बताई ही नहीं। यूएमएल ने हर शेप बता दिया कि इस शेप का ये मीनिंग है। मैं कोई ऐसे ही अपनी तरफ से कस्टमाइज कोई शेप यूज कर दूं जो कि यूएमएल ने दी ही नहीं थी, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, अपना डिजाइन, एक मॉडल जो है वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अपना डिजाइन क्रिएट कर दिया। जब मैंने आगे उसको मॉडल को फीड किया अपना डिजाइन, तो हमने कंस्ट्रेंट लगाया हुआ था कि पहले कंडीशन चेक हो कि क्या मैंने जो भी चीजें या जो भी शेप्स यूज की हैं वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग है, वो प्रोवाइडेड शेप्स के अकॉर्डिंग है, या मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज एडअप की है। तो अब मैंने ये कंस्ट्रेंट लगा दिया तो पहले मेरा डिजाइन वैलिड, उसकी वैलिडिटी चेक होगी। वैलिडिटी चेक होने के बाद वो मॉडल के अंदर जाएगा, ठीक है। और फर्दर हम उससे कोड ले सकते हैं। तो पहले उसको कि हमने उस पर चेकिंग लगा दी, तो इस तरह से ऐसे केसेस में भी हम लोग कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंस्ट्रेंट की कंडीशंस हैं ये वेरी करती रहेंगी हमारे पास, ठीक है। अभी जो मैंने भी आपको ये ट्रू का बता रही थी, पूरे को पूरा एक सेपरेट टॉपिक है ओसीएल का, ठीक है। जहाँ पे हम लोग कंस्ट्रेंट की बात करेंगे और इनको डिस्कस करेंगे कि ये कंस्ट्रेंट किस तरह के होते हैं, किस तरह के नहीं होते। और इंशाल्लाह इसी वीक में, अगले वीक में हम लोग ओसीएल को भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहली लाइन यानी पहला पॉइंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, कि यूएमएल प्रोफाइल में तमाम लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स होंगे और किस तरह से वो कॉन्सेप्ट्स हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लासेस के थ्रू, एसोसिएशंस के थ्रू, स्टीरियोटाइप्स के थ्रू, टैग्ड वैल्यूज के थ्रू और मॉडलिंग रूल्स के थ्रू, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कॉन्सेप्चुअली, अगर कॉन्सेप्ट के लिहाज से देखा जाए तो एक मॉडल जो है वो इंस्टेंस होता है एक मेटा मॉडल का। कि सिंपली अगर हम एक मॉडल की बात करते हैं तो वो बेसिकली एक मेटा मॉडल का एक इंस्टेंस है, यानी कि उसी से ही अक्स हुआ है, उसी से ही बना है, ठीक है। उसी का है एक टाइम बीइंग के लिए, एक मतलब इंस्टेंस, थोड़े टाइम के लिए, एक टाइम बीइंग के लिए उसका एक बेसिकली इंस्टेंस है, यानी कि उसी के अंदर से उसने इंस्ट्रक्शंस ली हैं, ठीक है। तो ये लाइन से आगे चलते हैं। यूएमएल मेटा मॉडल्स contains elements such as class, operation, attributes and associations, ठीक है। मेटा मॉडल में क्या होगा? उसके अंदर क्लासेस होंगी, ऑपरेशंस होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे और तमाम की तमाम एसोसिएशंस वगैरह होंगी।
Meta model concept is one of the most significant concept in the context of MDSD. ये तो सिंपल है कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हमारे पास कुछ कमर्शियल मॉडलिंग के टूल्स हैं. कौन कौन से हैं? मैजिक ड्रॉ है, रैशनल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट है. ठीक है, तो ये कुछ मॉडलिंग के टूल्स हैं हमारे पास. और नेक्स्ट, इवन एन ओपन सोर्स यूएमएल टूल, कुछ ओपन सोर्स यूएमएल टूल्स भी बता दिए हैं. तो ये हमारे पास ओपन सोर्स मॉडलिंग टूल्स हैं. यहाँ पर आज का लेक्चर होता है कंप्लीट. सो वी विल इंटरेक्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, अल्लाह हाफिज.